अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। हम वीडियो बना रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में इंजीनियरिंग ब्रांच में जिन गर्ल्स ने बॉयज़ ने अप्लाई किया है उनके एकेडमिक के पार्ट पे वर्बल और की वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, राइट। उसके अलावा जो सा है आपको फिज़िक्स के मुतालिक मिल जाएंगी। हम बेसिकली आज वीडियो बना रहे हैं मैथमेटिक्स के मुतालिक कि मैथ के पार्ट्स को हमने किस तरीके से पास करना है एकेडमिक के अंदर। करें स्टार्ट करें बेटा, ठीक है। आप लोग रजिस्टर पेन पकड़ लें ताकि आप लोगों को पता होगा ये चीज़ें कैसे करनी है। कल एक बच्चे का सवाल था कि ये सवाल को जवाब भी बीच में दे दूं कि सर आपकी वीडियोस पे जो व्यूज़ हैं वो 10K 20K 30K होते हैं, या फिर कल परसों एक वीडियो थी मैंने उस पर देखा 3 लाख से ज़्यादा व्यूज़ थे। तो हर वीडियो आपकी उस तरह रैंक नहीं करती जिस तरह रैंक करनी चाहिए। रैंक क्यों नहीं करती आपकी वीडियोस, और उस लेवल पे काफ़ी देर के बाद रैंक करती है, स्टार्टिंग में रैंक नहीं करती, इशू क्या सारा। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको इसके वीडियो के दरमियान ही बताना चाहता हूँ। मेरा पहला चैनल था रियल मोटिवेशन, जिसका नाम इस टाइम लाइफ इंस्पिरेशन है, जो कि मैंने बंद कर दिया, जिस पर कोई वीडियो अपलोड नहीं होती। उस पर गालबन मेरे 16,000 या 17,000 सब्सक्राइबर थे। तो उस टाइम मिलियन सब्सक्राइबर वाले जो चैनल्स थे इनके पास ये अथॉरिटी होती है कि किसी चैनल को बंद करवा सकते हैं। जो मिलियन सब्सक्राइबर वाला है ये किसी छोटे चैनल को, यानी जिसके 1 लाख से कम सब्सक्राइबर हैं, ये उसे हिट करके, ठीक है, उसे डाउन साइजिंग करवा सकते हैं, उस पर क्लेम कर सकते हैं, या उसके खिलाफ कोई कंपेन लेके चल सकते हैं। और 1 मिलियन वाले की बात मानी जाती है, छोटे वालों की बात नहीं मानी जाती। तो उस टाइम उन लोगों ने मेरे पे ईमेल भिजवाई और मेरे चैनल को बंद करवाने की कोशिश की। ये यूट्यूब चलाना तक नहीं आता था, पता तक नहीं था कि वीडियोस अपलोड कैसे करते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, एट एनीथिंग कुछ भी नहीं पता था। तो उस दौरान जो है ना, राइट, मेरा वो चैनल जो है ना चला गया स्ट्राइक के अंदर। और मैंने जब वर्क किया, पता चला, मैंने अपील नहीं की, जिसकी वजह से मेरा चैनल बंद हो गया। इसी तरह मेरा जो न्यू चैनल है सर वकार भी, इस पर हर महीने में 2 बारी कंप्लेंट्स आई होती हैं, यानी वो जो है यूट्यूब की तरफ से आती हैं। यानी ये लोग यूट्यूब को ईमेल करते हैं कि ये जो शख्स है, राइट, ये बच्चों को तैयारी करवा रहा है, तो हमारी जो तैयारी है पता नहीं उस पर क्या कुछ करते हैं, राइट। इनका मेजर टारगेट सिर्फ इतना है कि हमारा चैनल किसी तरह बंद हो जाए, किसी तरह हमारी वीडियोस अपलोड ना हो, ताकि बच्चों को फ्री प्रिपरेशन ना हो सके, सब चीज़ें। तो ये एक बात ज़हन में रखना कि जब भी आप किसी रास्ते पे चलते हो तो बड़े लोग बोलते हैं अल्फाज के बैड कमेंट्स, ये वो, देखो ये चीज़ें आपको रोक ही नहीं सकती। ये रोक जब सकें, ये मोबाइल रात से लेकर सुबह तक बजता रहता है। 3 बैड कमेंट्स को साइड पे रखो, ये मोबाइल सुबह से लेकर रात तक बजता रहता है। यानी हज़ारों लोग हैं जो मुलाकात करना चाहते हैं और एक फ़ोन पे 1 मिनट बात करना चाहते हैं, और कराची से यहाँ आना चाहते हैं एक कॉल करने पर, राइट। तो हमने सिर्फ उन लोगों को देखना है। जब भी आप किसी सीधे रास्ते पे चलते हो, जिस तरह आप जाना चाह रहे हो इंजीनियरिंग ब्रांच में या GT पायलट की ब्रांच में, तो कभी भी ये ना सोचना कि आपके ऊपर फूल फेंके जाएंगे, आप पे पत्थर फेंके जाएंगे, आपके घर वाले आपके ख़िलाफ़ होंगे, बहुत दफ़ा ख़िलाफ़ होंगे। किस तरह ख़राब होते हैं, जिस तरह एक लड़की पंजाब पुलिस में रेकमेंड होगी, तो वो लड़की कल मुझे फ़ोन करके कह रही थी कि मेरी अम्मी मुझे बार बार कह रही है पुलिस की नौकरी छोड़ दे। मैंने कहा क्यों? कह रही रिश्ता नहीं आता, छोरी पुलिस में तो उसका रिश्ता नहीं आता। तो इस तरह के अजीब से सवाल उठेंगे। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे ना तो आप पे भी सवाल उठेंगे, और जी बच्ची कहाँ होती है, जी पेशावर पोस्टिंग हुई है, नहीं जी हम नहीं रिश्ता कर रहे यार, हमारा लड़का कहाँ का पीछे फिरता रहेगा, इसके पैसों की रोटी खाएगा ये। यानी इस आपको क्या लग रहा है ऑफिसर बनने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल जिंगल वाला होने वाली है? ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटली डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होगी, आपके अपने डिपार्टमेंट में लेग पुलिंग होंगी जहाँ आप जॉब कर रहे हो। इवन के ट्रेनिंग के दौरान ये लड़के फ़ोन करके कहते हैं कि सर जी, ये बात बोलने लगा मैं, लड़के फ़ोन करके कहते हैं कि उनका इंचार्ज उन्हें कह रहा होता है ब्रेक टाइम, इधर क्या करने आए हो, इधर क्या करने आए तुम, छोड़ दो इसे, पागल हो, ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, तुम्हारी वहाँ पोस्टिंग कर देंगे, वहाँ पोस्टिंग कर देंगे, पहाड़ों पे भेज देंगे तुम्हें, 10 घंटे तुम यहाँ खड़े रहोगे, तुम यहाँ क्या, तुम्हारी तालीम कितनी है, तुम्हारी तो माशाल्लाह ग्रेजुएशन है, मास्टर करो, भाई जाके लेक्चरर लग जाओ। तुम्हारे ही डिपार्टमेंट के बंदे तुम्हारी ट्रेनिंग के दौरान तुम्हें वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। और जब मुझे लड़के ने फ़ोन करके ये बताया कि सर जी मेरा इंचार्ज जो हमें ये ट्रेनिंग दे रहा है वो ये बातें बोल रहा है तमाम लड़कों को, जिसमें से 10 लड़के भाग गए हैं। उसकी बात सुन के 10 लड़के भाग गए कि तुम पागल हो, तुम एयरफोर्स में आए हो, तुम पागल हो, आर्मी में आए हो, छोड़ो यहाँ से जाओ। मैंने कहा बेटा उससे ये पूछना तुम पागल हो, तुम 20 साल से यहाँ जॉब कर रहे हो? कह रहा सर ऐसे ही बोलूँ। मैंने कहा बोलो जाके। उसने जाके उसे बोला कि सर, पागल तो नहीं बोला उसने, ठीक है। उसने कहा सर आप 20 साल से यहाँ 25 साल से जॉब कर रहे हैं, आप क्यों नहीं छोड़ते? वो कहता मेरी तो मजबूरी है। मैंने कहा उसे बोलो हमारी भी मजबूरी है, हम कोई बादशाह के बच्चे नहीं है, ना सोने के पहाड़ है हमारे भाई।
ये लेग पुलिंग हर जगह है बेटा, कोई सुकून की जगह आपको नहीं मिलेगी। मस्जिद में भी आप चले जाओगे, किसी मौलवी से मिलोगे तो मौलवी भी आपको बताएगा कि 10 लोग आगे उसे ये बोलते हैं, ओए 5 मिनट नमाज तूने लेट कर दी, तूने 5 मिनट नमाज जल्दी कर दी, तूने आज दुआ में ये बात गलत की है, तकरीर में ये बात गलत की है। आप लोग इन परेशानी से बच नहीं सकते किसी भी फॉर्म में आकर। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि आप इन परेशानियों की तरफ देखो भी ना, सिर्फ अपने गोल की तरफ देखो और चलते जाओ। समझ आ रही है बेटा? स्टार्टिंग में मोटिवेशन देना लाजमी होती है, क्योंकि बच्चों के अंदर ज़रा हिम्मत आ जाए, स्ट्रगल आ जाए कि हमने इन चीज़ों को कैसे करना है, कैसे आगे से बढ़ना है। क्योंकि बच्चे चंद 4-5 लोगों की बात सुन के अपने गोल से पीछे हट जाते हैं, 1 मिनट में हट जाते हैं कि उसने ये कह दिया, अबू तायबू ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। हत्या कि मैंने इस अदारे को सेल कर दिया। तो जिस दिन मैं ऊपर का सामान उठा रहा था तो उसने मेरे रिलेटिव मुझे आके कहते, अच्छा जी किराए पे जा रहे हो जी? हाँ जी। अच्छा जी, आप पता नहीं उन्हें क्या लगता है ये बेचा मैंने फ्री में, इससे पैसे नहीं मिले मुझे? पैसे मिले तो पैसों की क्या लूँगा, जगह लूँगा, जाहिर सी बात है, फेल थोड़ी हुआ मैं, ठीक है। लेकिन उन लोगों का काम होता है लेग पुलिंग करना। हत्या कि यहाँ तक है कि जब मैं क्लास 8 में था तो मेरी मामा को बैठा के, मुझे भी याद है, तमाम ख़ानदान के लोगों ने कहा था कि ये तुम्हारा जो लड़का है ना, ये पढ़ नहीं सकता। मैं पतंगे उड़ाता था, जस्ट फ्लाइंग, ठीक है, छत पे चढ़ गए उड़ाता, शापर की थी, शापर की उड़ाता था, पैसे नहीं थे दूसरी लेने के लिए, लेकिन दिन रात उड़ाता था, सुबह भी दोपहर भी, बुरी हालत, ठीक है। और बंटे खेलता था गली में, इसके अलावा कोई काम नहीं था, ठीक है। पढ़ता नहीं था मैं, ठीक है। तो वो कहते थे पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं। और आज मेरी तालीम जितनी है उतनी ख़ानदान में किसी की तालीम नहीं है। तो सिंपल सा ध्यान में रखो कि लेग पुलिंग हर जगह है, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है। एक लास्ट पॉइंट करके हम इसकी तरफ चलते हैं, वो भी आपको बता दूँ। ईदी साहब फोत हो गए। मेरी ज़िंदगी में ख्वाहिश थी उनसे मुलाकात करने के, लेकिन मैं उनसे मुलाकात नहीं कर पाया, ठीक है। ईदी साहब की कहानी अगर आप पढ़ें, जब उन्होंने यतीम बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया उनकी परवरिश करने के लिए, तो उनके मोहल्लेदारों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। किस बात पे? कि आपने हिंदू के बच्चों को पाला है, आपने क्रिश्चियन के बच्चों को पाला है। वो हिंदू के बच्चे के लिए भगवान ला के देते थे कि तुम हिंदू हो तो तुम भगवान की पूजा करो, तुम मुसलमान हो तुम मस्जिद में जाओ, तुम क्रिश्चियन हो तुम चर्च में जाओ। वो उनका मज़हब ज़बरदस्ती तब्दील नहीं। हालांकि एक बच्चा जो मिला है 5 साल का 10 साल का, उसका मज़हब तब्दील कर सकते हैं ना। वो बच्चे को क्या पता मेरे अम्मी अब्बू कौन है, थोड़ा सा बड़ा करके उसे तुम मुसलमान हो। लेकिन ईदी साहब ऐसा करते नहीं थे। वो वेरिफिकेशन करते थे कि जी हिंदू का बच्चा, तो उसे हिंदू रहने देते थे। कहते थे बड़ा होकर ना 18 साल के बाद ये खुद फैसला करेगा कि इसने किस मज़हब की तरफ जाना है। तो जब ये किया तो वहाँ के मौलवियों ने ये कहा कि ये हिंदुओं के बच्चे पाल रहा है, जिस बात पे उन्हें सड़क से घर से निकाल दिया गया। और अंदाज़ा लगाएं आप, ईदी साहब जिनका इस टाइम पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है, पूरा हफ्ता सड़क पे सोए थे। क्या वो आसान काम था? मुसलमानों ने निकाला था उन्हें, किसी और ने तो निकाला नहीं था। तो लेग पुलिंग आप सबके साथ होगी, राइट। लेकिन आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, ये बात दिमाग में रखना। इवन के इंटरव्यू के दौरान भी जब बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर भी कुछ लोग बाहर फिर रहे होंगे यूनिफॉर्म में, वो आपको कह रहे होंगे अरे बेटा इतना अच्छा तुम्हारा कद है, यहाँ क्या करने आ रही हो? तुम्हें पता है यहाँ जो पहले लड़कियाँ नौकरी कर रही हैं इतनी डिस्टर्ब हैं बेटा, कभी कहाँ पोस्टिंग कभी कहाँ पोस्टिंग, ऐसी। और आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे, जी निकलो यहाँ से, अप्लाई भी ना करो तुम यहाँ पर, टेस्ट देने क्यों आ गए हो, फंस गए हो तुम यहाँ पर। तो उस टाइम आपने उनकी बातों को इग्नोर करना है, जितना इग्नोर कर सकते हो करना है। बल्कि भर्ती होने के बाद उनके ऑफिस आना, उनकी पोस्टिंग करा देना, कहना ये बंदा सही नहीं है, बच्चों को ख़राब कर रहा है। करते हैं हम मैथमेटिक्स की तरफ, ठीक है। मैथमेटिक्स जो इंजीनियरिंग ब्रांच वाले हैं, देखो उनके क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे। मैथ के गालबन 25 से 30 सवाल होंगे, 25 से 30 क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन इस तरह देंगे मैथ के, जैसे कि आपका मैट्रिक्स वाला चैप्टर है। मैट्रिक्स वाले चैप्टर में अगर मैं कहूँ कि इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, अजॉइंट दिया हुआ रे का डिटरमिनेंट, इस तरह फॉर्मूला पूछेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहेंगे तो वो कभी भी आपको 2 रो 2 कॉलम नहीं देंगे, बल्कि 3 रो 3 कॉलम देंगे। और उसे आपने रफ वर्क पे क्या करना है, सॉल्व करना है। एक बारी प्लस में, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह करके उसे सॉल्व करना है। पॉइंट नंबर 3, वो आपको साइन थीटा कॉस थीटा में से एक क्वेश्चन देंगे, आपको फॉर्मूला पूछ लेंगे 1 + साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ये पूछेंगे। सिंपल सा आसान सा काम बता रहा हूँ। इसमें सेकेंड ईयर में एक चैप्टर है डेरिवेटिव है, कौन सा, डिफरेंशिएशन है, एक और डी से भी है इंटीग्रेशन है ना। ये 2 चैप्टर, इंटीग्रेशन में फॉर्मूले हैं ना वो वाले पीवी वाले हैं, कौन से एसए वाले हैं, जो इंटीग्रेशन दोनों रिवर्स हैं आपस में। अच्छा, ये 2 चैप्टर जो से है ना, ये 2 चैप्टर जो से ये सेकेंड ईयर मैथ के हैं, ये आपने प्रॉपर्ली करके जाने। इनके शॉर्ट क्वेश्चन जितने हैं ना वो सारे सॉल्व कीजिएगा, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देंगे वो आपको।
अब ये भी हो सकता है कि वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से एक भी सवाल ना दें, वो सारे मैथ के क्वेश्चन देते हैं आपको 9th-10th की मैथ से, और 9th-10th की मैथ से देते हैं तो कॉमन क्वेश्चन आपको पता है 5 जो मशहूर हैं। एओटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। आपके कॉमन क्वेश्चन आ जाएंगे, उसमें लॉग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसमें आपके कॉमन क्वेश्चन आ सकते हैं डिस्टेंस वाला, मिड पॉइंट वाला, पहुँच गए हो चैप्टर 9 पे। उसके अलावा आपका जो से आ सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, 3-4 फार्मूले लिखे होंगे, उनमें से एक्यूरेट फार्मूले पे क्लिक करना है, -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है। उसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, b² - 4ac, सही। इस तरह करके वो डिफरेंट आपसे क्राइटेरिया में क्वेश्चन पूछेंगे 9-10 में से, ठीक है। तो आप बेसिकली ये करेंगे कि क्लास 9 और 10 के सारे MCQ रिवाइज कर लें आप, ठीक है, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी सारे MCQ रिवाइज करें, लेकिन प्रॉपर्ली इन्हें पढ़ के जाएं, क्योंकि मैथ का वो मुश्किल देंगे, आसान नहीं देंगे। एक क्वेश्चन वो दे देते हैं जो आ जाता है कॉमन, सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 100 मीटर के, और 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम के। उसके अलावा 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, इस तरह करके, ठीक है। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकेंड, 60 × 60 मिनट 60 सेकेंड्स, इस तरह करके, ठीक है। बेसिकली ये मैथ का पोर्शन है, और इंजीनियरिंग ब्रांच का मैथ का लाजमी पोर्शन आएगा, और उसके लिए मैंने यही सजेस्ट करूँगा कि 9-10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की आप MCQ रिवाइज करके जाएँ। अच्छा, मंडे से ऑनवर्ड जितने इनिशियल टेस्ट होने वाले हैं वो थोड़े आसान आएंगे बनिस्बत के उन बच्चों की निस्बत जिनके पहले हो चुके हैं। आसान क्यों आएंगे? क्योंकि पहले जिनके टेस्ट हुए उनमें मेजोरिटी जो सी है ना वो फेल हो रही है, तो इन्होंने थोड़ा सा उस टेस्ट को थोड़ा रिलैक्स किया, थोड़ा इजी किया। लेकिन मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूँ कि पेपर आप सबको आता होगा, सिर्फ टाइम मैनेज आपसे नहीं होगा। अगर आपको टाइम मैनेज करना आ गया तो आप खुद ब खुद क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। और इनिशियल पास करना मुश्किल नहीं है, दिमाग में ये डाल के जाना। अगर ये डाल के जाओगे कि इनिशियल फेल हो जाऊँगी तो फेल। एक लास्ट पॉइंट बता देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप पास हो या फेल हो। जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होते हो तो आपको खुद पता होता है कि आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अगर आप 20 क्वेश्चन ठीक कर जाते हो एकेडमिक के अंदर तो आप 100% पास हो, लेकिन अगर आप 10 भी ठीक नहीं कर पाते हो तो आप फेल हो जाओगे। इसीलिए ठीक करने के लिए फोकस ज़्यादा इंग्लिश पे, इस्लामियत पे या फिजिक्स पे, इन चीज़ों पे किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इनमें नंबर लेना आपके लिए आसान हो जाएगा बनिस्बत के मैथ में। एकेडमिक में ये नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट में जो है ना ज़्यादा नंबर चाहिए, आपको ओवरऑल जो है ना 20-25 आप मार्क्स ले जाते हो तो आप पास हो जाओगे। वहाँ ये मैटर नहीं करता कि आपके नंबर ज़्यादा हैं या कम हैं, बस आपको इस लाइन से क्रॉस किया तो आपको पास का SMS कर देता है। समझ आई बेटा? और लेकिन वर्बल नॉर्मल में जो है वो 40-50% सही होना चाहिए। 40-50% क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। देखते हैं चांस सर वकार भाई दोबारा